ओम गुरुवे नमः। मेरे इस ज्योतिष चैनल नारायण ज्योतिष समाधान पर सभी का स्वागत है। पितृपक्ष के उपरांत अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब हम माता के पर्व नवरात्रि का उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इस नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर जो हमारे 9 दिनों की माँ दुर्गा के 9 रूपों की यात्रा है, उसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं अपने ज्योतिषीय मानदंडों में माँ के आशीर्वाद की। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके लिए हम सभी परेशान रहते हैं या हम सभी इच्छुक रहते हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू है हमारा स्वास्थ्य, दूसरा पहलू है हमारा विवाह या हमारे आगे आने वाले संतान या पीढ़ियाँ, या हम कह सकते हैं अपना भविष्य, और उसके बाद आता है उस भविष्य को संवारने के लिए संतान। और इन सब को संभालने के लिए जो अगला आयाम होता है वो होता है हमारी आमदनी या आय के साधन। तो आज की चर्चा हमारी केंद्रित है मातृत्व पर, मातृत्व सुख पर। हम सभी जानते हैं कि वैसे तो आजकल के मॉडर्न सोच में लोगों को लगता है कि विवाह या संतान एक प्रकार का बंधन है, लेकिन अगर देखा जाए तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है उसे धर्म का लाभ बोला गया है। ऐसा नहीं है कि सबकी कुंडली में विवाह के योग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि संतान का हम कैसे आकलन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले अपने चैनल पर बताया था, प्रयास करेंगे कि क्या हर कष्ट के लिए, हर समस्या के लिए हम स्वयं दोषी हैं या हमारे पूर्वजों के कर्म। तो हम अपने दोस्त तो हम समझते हैं, हमें मालूम है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारी आदतें क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा आचरण क्या है, ये हम सब जानते हैं। उनसे होने वाले नुकसान को भी हम समझते हैं। तो अपने कर्मों को समझना तो बहुत आसान काम है। अधिकतर जब वो समस्याएं समझ से परे हो जाती हैं तभी लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यदि आपको संतान की समस्या है, संतान में कई तरह की समस्याएं आती हैं। यहाँ पर हम जिस आयाम की आज बात करेंगे उस आयाम में ये है कि क्या आपकी प्रजनन क्षमता यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसका क्या कोई संबंध आपके पितरों से है। पितरों का मतलब है कि क्या उसका कोई संबंध आपके माता पिता अथवा उनकी नेक्स्ट जनरेशन से। यहाँ हम केवल 3 पीढ़ियों की बात करेंगे, आपकी खुद, आपके पिता की और आपके पिता के पिता की। तो हम जानते हैं कि जब भी हम ज्योतिष में किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम 4-5 चीज़ों को मुख्यतः लेते हैं। पहला तो है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका भाव कौन सा है। तो यहाँ अगर हम बात पिता की कर रहे हैं तो 9वां भाव, बात माता की कर रहे हैं तो 4th भाव, अगर हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं यानी दादा परदादा ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो है हमारा 5म भाव। 5म भाव ही हमारे संतान का भी भाव है। तो अब यहाँ पर हम 5म, 9म और 4th ये हमारे मुख्य केंद्र बिंदु हैं। इसके बाद बारी आती है कारकों की। तो पिता का कारक सूर्य होता है, माता का कारक चंद्रमा होता है, और अगर हम संतान क्षमता की बात करें तो उसका कारक गुरु होता है, और अगर हम अपने पूर्वजों यानी ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो उसके कारक राहु और केतु होते हैं। राहु को ग्रैंड फादर और केतु को ग्रैंड मैटरनल फादर की संज्ञा दी गई है। अब अगर आपको समझना है कि समस्याएं कहाँ हैं तो समस्या की जड़ के लिए आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए 6वें, 8वें और 12वें भाव को। ये 3 भाव आपके उन कर्मों को दर्शाते हैं जो कि आप अपने आप को वहाँ पर ढकेलेंगे। 5म भाव का जो संसाधन है यानी जो आपने जितने कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, जो आपने अभी तक अपने कर्मों में किया है, उसका दूसरा भाव होता है 6वां भाव। ये होता है संसाधन, यानी 5वें का संसाधन 6वां भाव, यानी ये रोग का भाव है। इसके अलावा आपने किसी के साथ सहयोग किया, उसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्टनरशिप की, उसकी वजह से जो आपको संसाधन मिलता है वो होता है 8वां भाव, और 8वां भाव ही आपके निजी दोष हैं। यानी अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं तो वो 8वें भाव से दर्शाता है। इसके बाद 9वां भाव यानी धर्म के भाव का जो लाभ होता है यानी संसाधन होता है वो होता है 10वां भाव। तो हम भाव से आगे भाव को भी समझते हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे कि कैसे समझें कि हमारे माता पिता का रोल हमारी समस्याओं में कैसा है। समस्याएं हैं या आपको लाभ है, दोनों ही चीज़ों को। तो हम यहाँ पर केवल समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ज्योतिष के पास समस्या लेकर आते हैं, तो हम बार बार इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि समस्याएं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप राहु, केतु, वक्री ग्रह, इन सभी को इनके दोनों पहलू हैं। ये बहुत अच्छा भी देते हैं और बहुत ख़राब भी करते हैं, दोनों ही पहलू हैं। ये डिपेंड करता है कि वो आपका जो पिछला कर्म है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कर्म है, आपका खुद का कर्म है, वो कैसा था।
तो पहले हम समझेंगे कि क्या आपके जो माता पिता हैं उनकी वजह से आपको कोई समस्या झेलनी पड़ रही है, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो आपको कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पिता का कर्म। तो द्वादशांश कुंडली यानी आपकी कुंडली से बनने वाली द्वादशांश कुंडली आपके माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स का दर्पण है। तो आप द्वादशांश कुंडली के नवम भाव को हम आपके पिता का भाव कहते हैं। तो नवम भाव को यदि आप लग्न बना लें द्वादशांश कुंडली के, और उसके सापेक्ष आप देखें कि छठवें और आठवें में कौन सी राशि पड़ रही है, वहाँ पे कौन सा ग्रह है और उस ग्रह के का प्रभाव कैसा है, नकारात्मक है या सकारात्मक है। जरूरी नहीं कि जो छठे में है वो नकारात्मक ही हो, छठे में कोई भी ग्रह, क्योंकि आप छठे से हम सेवा देखते हैं, हो सकता है आपके पिता ने निश्चल भाव से बहुतों की सेवा की हो तो आपको उसका पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा। हो सकता है आपकी माता ने बहुत त्याग किया हो, बहुतों के लिए त्याग किया हो, अपने संसाधन का त्याग किया हो, तो माता का छठा भाव ये बताता है कि माता ने क्या सेवाएं दी हैं। सेवाओं का नकारात्मक या सकारात्मक पहलू वो बताता है। ऐसे ही आठवां भाव ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके निजी कमियां आई हैं, कभी कभी वो निजी कमियां ही आपको आगे ले जाती हैं। जैसे मान लिया किसी की भावनात्मक कमजोरी है, तो उस भावनात्मक कमजोरी के समझे वो अपने उस भावनात्मक कमजोरी के चलते वो अपने संसाधन का दूसरों के लिए भी व्यय करता है, जानते हुए कि हमें लाभ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल नकारात्मक ही हैं। तो लेकिन यदि आपको समस्या आ रही है, बात शुरू की हमने कहाँ से कि अगर आप ज्योतिषी के पास गए हैं तो कोई समस्या लेकर गए हैं। सभी अपनी अपनी कुंडली देखते रहते हैं, लेकिन कुंडली देखना एक अलग बात है, उसका विश्लेषण एक अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर आपको समझ नहीं है तो पहले आप ज्योतिषी के पास जाने से पहले कह सकते हैं आप अपनी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए द्वादशांश कुंडली के नवम भाव से छठवें आठवें में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है और क्या वो पीड़ित है, क्या वो नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव में है या वो स्वयं में नकारात्मक राशि में है या लग्न के सापेक्ष यानी नवम के सापेक्ष वो गलत स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, उसका शत्रु है। ठीक इसी प्रकार चौथे का छठवां आठवां वो देखिए तो वो आपको बताएगा आपके माता पिता के कर्म। इस तरह से नौवें और चौथे से आप माता पिता को समझ सकते हैं। अब आ जाइए द्वादशांश कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव आपके ग्रैंड पेरेंट्स का है। अब इस ग्रैंड पेरेंट्स के भाव से आप देखिए छठवें आठवें में क्या है और वहाँ पर क्या राहु केतु का कोई कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि राहु और केतु ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैटरनल और पैटर्नल। अब उन ग्रहों को आप अपनी वापस कुंडली में ले आइए, यानी लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में। यदि नवमांश कुंडली में ये जो छठवें आठवें के द्वादशांश के ग्रह हैं वो नकारात्मक हैं, पीड़ित हैं, तो ये समझिए कि वो आपका दंड है। अगर सकारात्मक हैं, मजबूत हैं, अच्छे स्थिति में बैठे हैं, तो ये समझिए ये आपका माता पितरों का आशीर्वाद है, उनके कर्मों का आप आनंद उठाएंगे। नवमांश कुंडली के बाद अगर हम मुख्यतः लग्न कुंडली तो सबसे मुख्य है, लग्न कुंडली में ही सारी चीज़ें हैं, उन्हीं से आपको अलग अलग निकालना पड़ता है कि आपकी समस्या या आपका जो सुख है वो कहाँ से आएगा और कैसा आएगा। अब नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली, लग्न कुंडली में भी देखिए कि जो द्वादशांश कुंडली के छठवें आठवें के ग्रह थे वो आपकी राशि कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। अब यहाँ बात संतान की हो रही है तो निश्चित रूप से संतान का भाव पंचम है, तो आपको पंचम के सापेक्ष उन ग्रहों को देखना होगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपके द्वादशांश कुंडली में सूर्य के छठवें भाव में मंगल है। सूर्य और मंगल मित्र हैं, मंगल सेनापति है तो सूर्य राजा है। अगर सूर्य वो पालक है तो मंगल उस पालनकारिता के लिए वो परिश्रम है जिससे वो संसाधन आते हैं। अगर वहाँ पर ये नकारात्मक है तो आप देखिए आपकी कुंडली में क्या ये मंगल नकारात्मक बैठा है, किससे, पंचम भाव से। अगर वो छठे लग्न से नकारात्मक बैठा है तो ये आपके शरीर की पीड़ा होगी, आपको खुद कुछ कष्ट हो सकते हैं, लेकिन संतान जरूरी नहीं कि प्रभावित हो। संतान तभी प्रभावित होगी जब पंचम भाव से उस ग्रह का संबंध नकारात्मक बन रहा है। तो अब अगर आपको मिल गया कि पंचम भाव से वो ग्रह छठे आठवें बैठा है या पंचमेश का शत्रु है या पंचमेश के शत्रु के साथ युद्ध किया हुआ है और पंचमेश पर दृष्टि बना रहा है, पंचम पर दृष्टि बना रहा है, तो ये दिखाएगा कि आपको संतान संबंधी समस्या होगी। अब ये समस्या संतान प्रजनन में होगी, संतान से मिलने वाले सुख में होगी, संतान के स्वास्थ्य को होगी, संतान का आपके साथ जो संबंध होगा उसमें होगी। ये एक अलग विचारणीय विषय है जो कि आगे गहनता पे जब नक्षत्र स्तर पर हम उतरते हैं और जब हम अन्य सूक्ष्म कुंडलियों पे जाते हैं तो वहाँ से हमें समझ में आता है। इसके बाद हमने पंचम को देख लिया। अब मान लिया वही ग्रह पीड़ित भी है और पंचम के साथ नकारात्मक भी नहीं है, लेकिन आपके लग्न के साथ नकारात्मक है, तब क्या होगा, आपके शरीर में कोई दोष आएगा।
अब वो शरीर का दोष आपको प्रभावित करेगा। अगर उस दोष का या दोष से होने वाली जो समस्या है वो आपके प्रजनन अंगों से संबंधित है। जैसे मान लिया कि छठवें में शुक्र आ गया, लग्न कुंडली से छठवें भाव में शुक्र आ गया, तो शुक्र हमारे जितनी ग्रंथियां होती हैं शरीर के अंदर जो द्रव्य को निकालती हैं, हर तरह के द्रव्यों को कंट्रोल करता है शुक्र। तो हो सकता है कि आपके अंदर जो हमारे प्रोजनी रिलेटेड जो लिक्विड्स हैं या जो द्रव्य हैं उनमें दिक्कत हो, यानी हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट लो हो जाए, हो सकता है आपका ओवल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपका इमेच्योर ओवल्यूशन हो जाता हो। अगर यहीं पे मान लिया बुध आ गया, तो बुध हमारे सभी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि हो सकता है जो आपके कॉन्सेप्शन संबंधी जो ट्यूब्स हैं उनमें दिक्कत हो, जैसे फेलोपियन ट्यूब है उनका फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाए। अब यहीं पर अगर गुरु आ जाए तो गुरु हमारी ग्रोथ को बताता है। ग्रोथ मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका विकास होता है, उसके अंग विकसित होते हैं। तो अगर गुरु यहाँ आ गया तो हो सकता है कि जब बच्चा आपने गर्भ धारण कर लिया, संतान पेट में आ गई, लेकिन उसका गर्भ धारण के दौरान ही समस्या हो रही है, यानी कि आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जा रही है, प्रीमेच्योर अबॉर्शन हो जा रहा है, आपका उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, ओवरी की साइज़ छोटी पड़ गई जिससे बच्चे को प्रीमेच्योर अबॉर्ट करना पड़ा। तो अब यहीं पे मान लिया मंगल आ गया, तो मंगल क्या है? मंगल आपकी शारीरिक क्षमता है, आप जो आपस में संसर्ग करते हैं उसका दमखम है। तो हो सकता है कि आपके अंदर सब कुछ बढ़िया हो, डॉक्टर ने चेक किया आपके सब कुछ सही है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो आपसी संबंध है, शारीरिक संबंध है, उसमें परेशानी आ रही है। अब यहीं पर मान लिया अब चंद्रमा आ जाते हैं, तो चंद्रमा क्या है? हमारे शरीर के सभी लिक्विड हैं। अब लिक्विड का मतलब है कि जब बच्चा ओवरी में होता है तो वो एक पानी के अंदर होता है, उसका जो मुख्य घर होता है वो जल होता है, जल तत्व। तो कभी कभी आप देखेंगे किसी का जो आपका ओवरी से पानी सूख जाता है, उसके बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यानी कौन सी चीज़ डिस्टर्ब होगी, ये यहाँ छठवें का ग्रह, लेकिन ध्यान रहे जब मैं बात यहाँ लग्न के छठवें की कर रहा हूँ तो आपको द्वादशांश में भी देखना होगा। द्वादशांश में अगर वो शुभ भाव में है, शुभ प्रभाव में है, तो ये हो सकता है आपकी सेवा का क्षेत्र बता रहा हो, आपके उन क्षेत्रों को बता रहा हो जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, जहाँ से आप अपने संसाधन सुख सुविधा को बना सकते हैं। तो छठे का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपकी परेशानी है। हाँ, परेशानी कब होगी? जब वो और जगहों से, जैसे नवमांश में नकारात्मक हो, आपके द्वादशांश में नकारात्मक हो, आपके दशमांश में नकारात्मक हो। दशमांश आपके कर्म हैं। अब मान लिया आपको संतान संबंधी कर्मों को भुगतना है, कैसे कर्म? जो आपको पीड़ा देंगे। तो आप दशमांश कुंडली में आप पाएंगे कि जो आपका पंचम पंचमेश है या जो कारक हैं वो द्वादशांश कुंडली में, वो दशमांश कुंडली में नकारात्मक होंगे। तो द्वादशांश कुंडली से आप देखिए माता पिता के क्या नकारात्मक पहलू थे, उसको आप ले आइए लग्न कुंडली में, क्या देखिए कि वो पंचमेश के सापेक्ष में नकारात्मक है कि नहीं है, प्लस क्या उनका कनेक्शन राहु केतु से बन रहा है। क्योंकि जब तक कोई ग्रह राहु केतु से नहीं जुड़ेगा वो आपके पूर्वजों के कर्मों को निरूपित नहीं करता है। अगर कोई ग्रह वक्री होकर राहु केतु से जुड़ा है तो ये आपके खुद के पीढ़ियों के कर्ज हैं। अगर वो वक्री है लेकिन राहु केतु से नहीं जुड़ा है तो ये मान के चलिए कि जो आपका पिछला जन्म था वहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ की है। वक्री ग्रह हमारे निजी दोषों को बताते हैं और वही वक्री ग्रह जिद्दी होते हैं, वो आपको वहाँ ज़रूर ढकेल के ले जाएंगे जहाँ आपने गड़बड़ की थी। यानी आपको एक सुधार का मौका भी मिलेगा, लेकिन आप सुधरेंगे कि नहीं ये डिपेंड करता है आपके लग्न के बल पर। आपके शरीर में रोग है, आप समझ गए हैं, डॉक्टर ने बता दिया है, यानी कि ग्रह आपको वहाँ तक लेके गया, रोग उसने आपके शरीर में दे दिया, लेकिन क्या आप रोग के प्रति लापरवाह हैं? तो आपको लग्न को देखना पड़ेगा। इसीलिए 1 और 7 में, 4 और 10 में जब राहु केतु होते हैं तो इन्हें केंद्र के भावों में अशुभ माना गया है अपने शरीर के लिए। तो इस तरह से आप द्वादशांश कुंडली, नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली से समझ सकते हैं कि क्या माता पिता का कोई कर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम आगे एक कुंडली की चर्चा करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे जो वर्तमान में जो जातक है उस जातक को संतान संबंधी समस्या आई, अभी वो समस्या निराकरण होगा कि नहीं होगा वो एक अलग पहलू है, लेकिन हाँ समस्या आई है तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, एक ज्योतिषी उसको कैसे समझता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम माता की बात करें तो माता के 6वें 8वें के सापेक्ष में अष्टम भाव में चंद्रमा जा रहा है और चंद्रमा नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हम जानते हैं रक्त का कारक है
रक्त के जो हमारे शरीर के सारे द्रव्य हैं उनका कारक है, जो लिक्विड्स हैं उनका कारक है, और चंद्रमा ही हमारे मातृत्व सुख का कारक है। मातृत्व सुख का मतलब है कि संतान से आपको क्या आनंद मिलेगा, संतान होगी वो भी उसी का हिस्सा है, होने के बाद सुख देगी वो भी उसी का हिस्सा है, आपके वृद्धावस्था में साथ देगी। यानी चंद्रमा ओवरऑल आपका सुकून है जो आपको मिलता है संतान से, यानी अपने भविष्य से। तो यहाँ पर 8वें भाव में चंद्रमा का आना नकारात्मक। अब ये चंद्रमा मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा नकारात्मक ही नहीं, तो आप ये देखिए कि आपके माता को उस चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या थी, यानी ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू था, उनको मेंटल पीस का कोई प्रॉब्लम था, उनको कोई मेंटल एंजाइटी थी, क्योंकि चंद्रमा मेंटल पीस को बताता है। चंद्रमा आपके जैसे किसी को अगर मान लिया ब्लड की कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो क्रोनिक प्रॉब्लम ब्लड की है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का रोल वहाँ पर आ जाएगा। अगर शुगर है तो वो आपके वीनस से आती है, लेकिन चंद्रमा है नॉर्मली जो, अगर चंद्रमा राहु का संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं ये ब्लड कैंसर को भी इंडिकेट करता है। अगर वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रोनिक इश्यूज़ होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें कहीं कोई क्रोनिक प्रॉब्लम लाइक पैनक्रियाज वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक इसी प्रकार केतु हमारे मैटरनल साइड को इंडिकेट करता है, तो अगर वो केतु के साथ चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो यानी मैटरनल कर्ज भी हो सकता है। यानी हो सकता है आपकी माता जी तो बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन माता यानी द्वादशांश कुंडली में चतुर्थ भाव के 6ठे या 8वें में चंद्रमा है और वो राहु केतु से जुड़ गया। तो अब ये बताता है कि ये राहु केतु से जुड़ने का मतलब है कि ये आपके मदर्स के पीछे का भी कर्म है। अब ये पीछे का कर्म हम कैसे पकड़ते हैं, तो आपको उसके लिए आपको अक्ष वेदांश कुंडली और खवेदांश कुंडली D40 और D45 कुंडलियां हैं, उनको देखना होता है। लेकिन वो क्योंकि समय के बहुत सही समय हो तभी उनको देखना चाहिए, तो हम वहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक रफ आइडिया आप लगा सकते हैं कि यानी द्वादशांश कुंडली में भी वो अगर राहु केतु से जुड़ गया तो ये माता पिता के भी पीछे की कहानी है। अगर वो वहाँ पर राहु केतु से नहीं जुड़ा है लेकिन 6वें 8वें में संबंध बना रहा है, लेकिन वो आपकी लग्न कुंडली में राहु केतु से जुड़ गया, तो ये आपके माता पिता के कैरी फॉरवर्ड कर्म हैं जो आप तक आए हैं चलकर। अच्छे हैं या ख़राब हैं ये डिपेंड करेगा उनका कॉम्बिनेशन आपकी लग्न कुंडली में कैसा बन रहा है। तो इन जैसे भी मैं चर्चा कर रहा था कि यहाँ पे चंद्रमा नकारात्मक था, वहीं पर उन्होंने देखा पिता की कुंडली से, तो पिता की कुंडली में जो हमारा कारक होता है, हमारा पंचम भाव होता है, उसका कारक है हृदय, यानी उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर 6वें 8वें में सूर्य के सापेक्ष प्लस जो सूर्य का यानी हमारा हार्ट का भाव कौन सा होता है, सिंह राशि होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें लंग्स की तो वो भी सिंह राशि से ही वो होता है, वो हमारा पोर्शन सिंह राशि और कर्क राशि, इन दोनों अंगों से हम हृदय को और लंग्स को देखते हैं। तो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन जो द्वादशांश कुंडली में बन रहा था वो जातक के लग्न कुंडली में भी नकारात्मक है। अब नकारात्मक है इस वजह से जातक को समस्याएं आई, पिता को भी वो समस्याएं थीं, माता को भी वो समस्याएं थीं या कहें हैं, लेकिन वो जातक को भी अफेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अब आपके ये दृढ़ कर्म हैं, जिस भाव से, जिस राशि से, जिस ग्रह से राहु केतु जुड़ते हैं वो भाव, वो राशि आपके दृढ़ कर्म हैं, यानी वहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। यानी आप मान लिया बिल्कुल कंगाल हैं, लेकिन अगर राहु केतु ने आपके लिए योग बना दिया तो आप राजा बनेंगे। आपको लावारिस समझ के रास्ते चलते कोई उठा लेगा और वो आपको अपनी गद्दी सौंप के जाएगा। और यदि वो नकारात्मक हैं तो आप कितने भी बड़े राजा हों, कोई ऐसी घटना जरूर घटेगी कि आप सड़क पर आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई ग्रह वक्री है और वो नकारात्मक है तो वो आपके कमियां हैं। यानी मान लीजिए कि किसी का बुध वक्री हो जाए, जब बुध वक्री होता है तो बुध आपके मित्र हैं, यानी वो गलत संगत में जाएगा। बुध आपकी वाणी है, वो गलत ढंग से बोलेगा। बुध आपकी लेखन क्षमता है, आपका अकाउंटिंग है, तो वो कहीं ना कहीं पैसे में हेरा फेरी करेगा। अगर बुध नकारात्मक है तो वो मित्र गलत लेगा, भाषा गलत होगी, उसका बात करने का तरीका गलत होगा, हो सकता है उसका उच्चारण गलत हो। तो यानी कि वक्री ग्रह, लेकिन अगर यही बुध जो है वक्री है लेकिन पॉजिटिव बना हुआ है, आपके कुंडली के सापेक्ष में अच्छा है, तो आपको वही बुध एक अच्छा ऑडिटर बनाएगा, एक अच्छा अकाउंटेंट बनाएगा, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। तो ये अब अगर मान लिया बुध वक्री है और नकारात्मक है और वो आपके पंचम भाव के सापेक्ष में भी नकारात्मक जा रहा है, तो आपको फेलोपियन ट्यूब की समस्या आ सकती है, क्योंकि बुध ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है।
अगर आप मान लिया यहाँ पर शनि वक्री हो गया, तो शनि तो हम जानते हैं हमारे कर्म का कारक है, हमारे शरीर के रोगों का कारक है। शरीर हमारी लालच है। अब लालच का दूसरा पहलू क्या है? त्याग है। यानी अगर आपके अंदर ये भावना है कि आप किसी के लिए कुछ छोड़ सकते हैं, हो सकता है आपको तात्कालिक रूप से कोई लाभ ना दिख रहा हो, लेकिन आप छोड़ने की लत रखते हैं, तो ये शनि आपका नकारात्मक, यानी वक्री शनि आपका सकारात्मक है। लेकिन शनि वक्री है और आपके अंदर लालच है, नहीं वो तो मुझे देता नहीं तो मैं क्यों दे दूँ, वो तो मेरे घर आता नहीं मैं क्यों जाऊँ, वो तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन वो तो काम चोरी करता है तो मैं क्यों करूँ। तो जब आप हर जगह पर कंपेयर शुरू करते हैं, नेगेटिवली कंपेयर करते हैं, तो ये आपका वक्री शनि नकारात्मक है। तो आप अपने आचरणों से भी समझ सकते हैं कि आपका ग्रह सकारात्मक है या नकारात्मक। यहाँ बताया कि चंद्रमा 6वें से 8वें से संबंध बना रहा है माता के सापेक्ष द्वादशांश कुंडली में। तो यहाँ ओवरऑल हैप्पीनेस फ्रॉम द चाइल्ड इज अफेक्टेड। बच्चे होने में समस्या हो सकती है, बच्चा होने के बाद समस्या हो सकती है, और बच्चे से बाद में मिलने वाले सुख, यानी हो सकता है बच्चा आपसे दूर चला जाए, या बच्चा आपके साथ ना रहे, बच्चा आपका तिरस्कार करे। और अगर यहीं पे बुध भी जुड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ट्यूबुलर प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करता है। अगर बुध नकारात्मक है तो माता पिता जिसके भी सापेक्ष नकारात्मक है उसको नसों से संबंधित दिक्कत होगी। बुध हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी में नलियाँ होती हैं, जो हम सांस लेते हैं, लंग्स हैं, वो तो चंद्रमा है, लेकिन लंग्स तक जो नलिकाएँ गई हैं जिसके जरिए हमारी हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वो इफेक्ट करता है हमारा मर्क्यूरी। तो अगर आपका मर्क्यूरी नकारात्मक हो सकता है आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, आपके माता को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, उनको सांस लेने में दिक्कत आती हो। तो अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो आप द्वादशांश कुंडली में निश्चित रूप से पाएंगे कि वो बुध कहीं ना कहीं वक्री हो रहा है। हो सकता है आपके माता या पिता के अंदर ये बुध के जो मैंने पहले गुण बताए वो आपके अंदर नकारात्मक दिख जाएँ। तो यहाँ पर जो समस्या थी वो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब की समस्या थी, और यहाँ पे समस्या के 2 आयाम हैं, एक मंगल और एक चंद्रमा, और तीसरा उनके साथ जुड़ा हुआ है बुध। क्योंकि सूर्य बुध के नज़दीक होता है तो कई मामलों में आप देखेंगे कि सूर्य बुध का बिल्कुल नज़दीकी संबंध भी नकारात्मक पहलू दिखाता है, क्योंकि सूर्य से बुध अस्त हो सकता है। एक निश्चित दूरी पर है तो ये अस्त होना अच्छी बात है। वो उस कुंडली में जो मैंने समझने का प्रयास किया है, अपनी जो अल्प समझ है, अल्प बुद्धि है, उसके आधार पर तो आप उसको समझिए। यदि आपको समझ में आ रही है बात और लगता है कि हाँ ये चीज़ है, तो आप इसको अपनी कुंडली पर भी आजमा सकते हैं। ध्यान रहे, डॉक्टर होना मतलब डॉक्टरी समझना एक अलग बात है और डॉक्टर बन जाना अलग बात है। आप अपनी कुंडली में इन चीज़ों को लगाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ समस्या दिख रही है तो आप खुद डॉक्टर मत बनिए। आप एक सक्षम व्यक्ति के पास जाइए, चाहे वो ज्योतिषी हो और चाहे वो डॉक्टर हो। ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपका कोई भी, जो कह सकते हैं कि आपकी कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती, और अगर आप छुपाएंगे तो आप उनसे नकारात्मक ही फल पाएंगे। तो यदि आपको ये संयोग दिख रहे हैं और आपको लग रहा है आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप इन संयोगों को दूसरे पहलू में ले जाइए। हो सकता है आपकी कमाई धमाई में दिक्कत हो सकता है आपके घर मकान में दिक्कत आ जाए, रोज़गार नौकरी में दिक्कत आ जाए, लेकिन बच्चे को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इस पीड़ा से परेशान हैं तो इन ग्रहों को देखिए और इन ग्रहों का उपाय करिए। उपाय के लिए मैंने मंत्र की श्रृंखला में कई चर्चाएँ की हैं कि कौन सा ग्रह का कौन सा मंत्र होता है, उसको हम कैसे चुनाव करते हैं। तो आप मंत्रों के यानी सात्विक उपाय के लिए आप उसको देख सकते हैं। तामसिक उपाय के लिए आप किसी ऐसे ज्योतिषी से जाइए जो तामसिक प्रवृत्ति की पूजा पाठ करता हो। उस क्षेत्र में मेरा कोई दखलंदाजी नहीं है, उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। इसके अलावा आपके जो कार्मिक उपाय होते हैं, जैसे हम रजासिक उपाय बोलते हैं, वो आप अपने कर्मों से कर सकते हैं, दान से, दक्षिणा से, लोगों की मदद करके, अपने कर्म में, आचरण में सुधार करके। ये जो कुंडली है इस पे बीच बीच में जो कमेंट आ रहे हैं, आप उन कमेंट को पढ़िए और आप देखिए कि उसमें जो चीज़ें हैं वो कैसे बताई गई हैं। आशा है ये आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसके आगे भी हम दूसरी कुंडली लेंगे जिसमें कि नकारात्मक योग के बावजूद भी जो जातक है उसको संतान का सुख मिला और संतान की प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि इस प्राप्ति के यानी संतान की समस्या पता लगने से संतान होने तक तलाक तक की नौबत आ गई थी, अलगाव की नौबत आ गई थी, लेकिन संतान होने के बाद अभी वापस ज़िंदगी पटरी पर आ गई है। तो आप कभी भी नकारात्मक चीज़ों को जो हड़बड़ाहट में न लें। हो सकता है कि ईश्वर आपको देना चाहता है लेकिन देर से देना चाहता है, थोड़ा आपको एहसास करा के देना चाहता है कि आपने कुछ किया है, आप उसको संभलिए। आशा है ये विषय आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सबका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम गुरुवे नमः।